हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे साइंस का जो फिजिक्स है मतलब भौतिकी, इसमें जो चैप्टर 1 है मात्रक, इसको देखेंगे। ठीक है, तो मात्रक को क्या हम लोग बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम आज इस वीडियो में करेंगे और जानेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। तो उन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे और यहाँ से आपका हर एग्ज़ाम में कोई भी यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, यहाँ से यानी यूनिट चैप्टर से आपको डेफिनेटली ही एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप बीच में स्किप करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि जानकारी लेना ही है तो पूरा डिटेल में लीजिए। ज़्यादा कोई बड़ा वीडियो भी नहीं है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हर एक बिंदु को आसानी से आपको समझा देंगे और आपको दोबारा वीडियो देखने का शायद ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, इजी वे में आप बुक पढ़िएगा। वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इस तरह से बताएंगे कि आपके बिल्कुल दिमाग के अंदरूनी भाग तक पहुंचेगा ये। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मात्रक, तो मात्रक क्या होता है? तो इस पर देखिए, कोई भी यदि चीज़ हो गया, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई आदमी जा रहा है कोलकाता से गोवा जा रहा है। ठीक है, गोवा जा रहा है। ठीक है, तो कोई इसका फ्रेंड है, मान लीजिए मोहन जा रहा है। सोहन ने मोहन से पूछ दिया। ठीक है, कौन जा रहा है? मोहन जा रहा है। सोहन ने इससे पूछा, ठीक है, कि कहाँ जा रहे हो भाई? तो ये मोहन बोला कि कलकत्ता से गोवा जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछा कि वो कलकत्ता से गोवा कितना दूर है? ठीक है, तो ये क्या बोलेगा? 4000 या 5000 या 8000, कुछ भी बोलेगा। ठीक है, तो क्या ये सटीक जवाब है? क्या इससे आप किसी चीज़ का पता लगा सकते हैं? ये 4000 क्या है? आखिर क्या है 4000? या 5 ही बोल दिया या 6 ही बोल दिया, कुछ भी बोल दिया अंक केवल, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। कहेगा कि हम कलकत्ता से गोवा जा रहे हैं। कितना दूरी है? तो 4 है। कितना दूरी है? 5000 है। क्या 5000 है? 5000 केजी है। 5000 ये केजी है। 5000 सेकंड है। क्या है 5000? तो ये जो 5000 है ये दूरी है। और दूरी को किस चीज़ में हम लोग मापते हैं? जिस तरह आप चीनी खरीदने दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं कि चीनी दे दीजिए एक, तो क्या वो चीनी का एक दाना आपको निकाल के दे देगा? ठीक है, नहीं। तो इसके साथ हम बोलिएगा चीनी दे दीजिए एक, उसके बाद क्या बोलिएगा? एक के बाद आप बोलिएगा केजी, या एक के बाद केजी बोलिएगा, या आप इससे भी कम क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो 500 ग्राम कह सकते हैं। तो आपको ये नहीं कहना चीनी दे दो 500। क्या 500? तो ग्राम। क्या 500 घंटा चीनी दे दो? नहीं, घंटा नहीं। क्या होगा यहाँ पर? चीनी दे दो क्या? तो ग्राम या केजी, इस तरह से बोलिएगा, तब वो समझेगा कि हाँ। तो बिना मात्रक के किसी भी चीज़ का हम लोग निरर्थक रूप से उसको लेते हैं, यानी उसका कोई अर्थ ही नहीं हुआ, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। तो इसीलिए मात्रकों की ज़रूरत होती है। तो आप शायद समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे ये कोलकाता से गोवा गया तो वो बोलेगा ना कितना दूरी है, तो बोलेगा 5000 किलोमीटर है, या 5000 इंच है, या 5000 फुट है, या 5000 मीटर है, इस तरह से बोलेगा ना। तो ये सब लंबाई का यानी दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो कहीं इसमें मात्रक में कोई एसआई मात्रक भी रहता है, कोई एफपीएस मात्रक भी रहता है, कोई एमकेएस मात्रक भी रहता है। ठीक है, कोई क्या बोलते हैं, सीजीएस मात्रक भी रहता है। ठीक है, एसआई बोले तो एसआई का मतलब होता है
इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक का। एस से होता है सिस्टम, यहाँ आई से इंडियन मत समझ लीजिएगा। एस से होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, यानी इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, क्या होता है फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एमकेएस में क्या होता है, ये मीट्रिक प्रणाली होता है, ठीक है। अब देखिए सीजीएस में क्या होता है, ये हो गया सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, क्या होता है सेंटीग्राम सेकंड प्रणाली, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग मापते हैं तो उसमें 3 चीज़ जनरली आता है। वो क्या क्या आता है, एक आता है एम आता है, ठीक है, उसके बाद एल आता है और एक टी आता है, ठीक है, यानी ये बीमा हो गया, ठीक है। किसी भी चीज़ का बीमा निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, तो जनरली इन चीज़ों को हम देखे होंगे, लेकिन आप गौर नहीं किए होंगे, तो आज समझ लीजिए कि ये MLT क्या होता है। इस पे डिटेल में आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए बात यदि आगे आए तो देखिए MLT, तो M से होता है मास, क्या होता है मास, L से होता है लेंथ, और T से होता है टाइम यानी समय हो गया, लेंथ यानी दूरी हो गया, और मास यानी द्रव्यमान हो गया। तो ये सारे चीज़ होते हैं, और सभी पद्धति जो हो गई उन सारे चीज़ों में यही जनरली रहता है, क्या क्या MLT, ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान को किस चीज़ में मापा जाता है, तो द्रव्यमान यानी मास को कहीं जाइएगा वजन तोलाने तो केजी में मापिएगा, या ग्राम में मापिएगा, ठीक है, या पाउंड में मापिएगा, ठीक है। दूरी को किस चीज़ में मापिएगा, या तो मीटर में या तो किलोमीटर में, ठीक है, इस तरह से मापिएगा। टाइम को किस चीज़ में, या तो घंटा में, या तो मिनट में, या तो सेकंड में, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे, तो वही चीज़ है, यदि SI पद्धति हो गया तो इसका भी कुछ रूल होता है। इसमें हम लोग क्या दूरी को सेंटीमीटर में माप सकते हैं, फुट में माप सकते हैं, नहीं, इसमें जब भी दूरी को मापा जाएगा तो मीटर में ही मापा जाएगा, ठीक है, किलोमीटर में भी नहीं मापा जाता है, ठीक है, मीटर में इसका मात्रक ही होता है, ठीक है। उसी तरह फुट पाउंड ये एफपीएस प्रणाली का होता है। इसमें देखिए ये पहला जो अक्षर होता है, 3 ठो अक्षर हो गया, इसमें पहला जो अक्षर होता है ये हो गया फुट, ठीक है, दूसरा हो गया पाउंड, और तीसरा हो गया सेकंड। यानी फुट क्या है, लंबाई का। एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक पूछेगा क्या होगा, तो फुट होगा। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक पूछेगा तो क्या होगा, तो वो पाउंड होगा। और समय का मात्रक सब में सेकंड ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, घंटा किसी में नहीं होता है, सेकंड ही होता है सब में। मीट्रिक पद्धति में पूछेगा तो मीटर ही होता है। सीजीएस पद्धति में पूछेगा लंबाई का तो सी से सेंटी होता है, यानी सेंटीमीटर में मापेंगे। और यदि इसमें द्रव्यमान का पूछ दिया तो ग्राम में मापा जाता है, केजी में नहीं मापा जाता है, और समय का सेकंड ही होता है। तो आशा करते हैं कि आप इन सारी बातों को समझ गए होंगे। अब आइए टॉपिक पे चलते हैं, आपको मज़ा आएगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए मात्रक किसी राशि के यानी किसी क्वांटिटी के मापन के निर्देश मानक को, यानी उसका जो सिस्टम है मतलब मापने का, उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहिएगा 2 घंटा दूध दे दो, ठीक है। दुकान पर जाकर कहिए 2 घंटा दूध दे दो, इसका कोई अर्थ हो गया, दुकान वाला भी आपको मारेगा, कहेगा ये क्या है, पागल आ गया। कहिएगा 2 लीटर दूध दे दो, ठीक है। यही लीटर क्या हो गया, ये भी एक यूनिट ही हुआ, ठीक है। तो वही सारा चीज़ हुआ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए मात्रक का हमको ज़रूरत पड़ता है, यानी कितना मात्रा है उसका। मात्रक कहने का मतलब मात्रा, ठीक है, उसका मात्रा क्या है, किस चीज़ में उसको मापेंगे, उसी चीज़ को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब मात्रक कितने प्रकार का होता है, तो जनरली ये 2 प्रकार का होता है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। मात्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, UNIT, यूनिट, ठीक है। अब देखिए मात्रक 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट को हिंदी में हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं, ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ये भी समझ लीजिए कि जो मूल मात्रक जो होता है, इनकी कुछ संख्या निर्धारित की गई है SI पद्धति में, ठीक है। और इन्हीं मूल मात्रकों के सहायता से इन्हीं को मिला जुला कर हम लोग क्या निकालते हैं, व्युत्पन्न मात्रक भी बना देते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई का
मात्रक होता है एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। मीटर को हम लोग एम से सूचित करते हैं, ठीक है। अब इसी का व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, जैसे क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल को भी तो किसी चीज़ में मापा जाता है, तो क्षेत्रफल को किस चीज़ में हम लोग मापते हैं, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L × B। यानी लंबाई को भी मापेंगे मीटर में और चौड़ाई जो हो गया इसको भी मापेंगे मीटर में, तो यानी M × M इक्वल टू क्या हो गया, m² हो गया, यानी मीटर स्क्वायर हो गया। तो यानी ये क्या हो गया, जो मूल मात्रक था m मीटर, इसी को दो ठो m को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा व्युत्पन्न मात्रक निकल गया, यानी डिराइव्ड यूनिट निकल गया। तो ये होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं। तो देखिए एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। ऐसे मात्रक कितने हैं, 2 हैं। लेकिन एसआई पद्धति में कितने हैं मात्रक, और वो भी कौन से मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक नहीं, ये बहुत सारे हैं व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन जो मूल ये मात्रक होता है 2 प्रकार का होता है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या क्या होती है, 7 होती है। अब देखिए जिसे नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। तो अब देखिए, तो इसी मात्रकों में से कुछ मात्रक को हम लोग को मतलब एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से कौन मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन दे देगा 4 ठो ऑप्शन, जिसमें से 3 ठो मूल मात्रक रहेगा और 1 ठो व्युत्पन्न मात्रक दे देगा या कोई और मात्रक दे देगा। तो आपको उसमें से छांटना रहेगा, चूज करना होगा। तो आपको मालूम तो रहेगा तब ना कि वो आखिर 7 ठो मूल मात्रक कौन कौन है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, किसी भी चीज़ का हम लोग बीमा मापते हैं तो MLT में मापते हैं, MLT में, ठीक है। अभी हमने बताया भी था, M से क्या होता है मास, L से क्या होता है लेंथ और T से क्या होता है टाइम। तो ये होता है। तो MLT याद रखिएगा, यानी मूल मात्रक में 7 ठो है लेकिन 3 ठो आपको यहीं से निकल गया। M हो गया मास यानी द्रव्यमान, L यानी लेंथ यानी दूरी या लंबाई, और T यानी समय। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये तो 3 ठो आपको याद आ गया MLT। और बाकी 4 ठो हो गया, तो उसमें आ गया ताप आ गया, ये भी मूल मात्रक है। उसके बाद धारा आ गया यानी विद्युत धारा, ये भी मूल मात्रक है। उसके बाद ज्योति तीव्रता होता है, ये भी मूल मात्रक होता है, तीव्रता, ठीक है। उसके बाद पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण आ गया, तो ये भी मूल मात्रक होता है। तो ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, 4 ये हो गया, और MLT यानी मास, लेंथ और टाइम 3 ये हो गया। तो 4, 3, 7। अब आपको पूछेगा कि इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, आप इजी वे में कर दीजिएगा। आइए अब सारणी हम देख लेते हैं सातों का। तो देखिए इसको ऊपर करते हैं थोड़ा। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसकी नीचे की सारणी में दिया गया है विवरण। तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। ये नहीं है कि इसको क्रम से ही याद रखिएगा कि 7 नंबर पर कौन है तो 3 नंबर पर कौन है। ये कोई पीरियडिक टेबल नहीं है कि आपको एटॉमिक नंबर याद रखना है। ये ऐसे दे दिया है, लेकिन नंबरिंग कर दिया कि 60 ठो हैं। वो 7 ठो कौन कौन है, तो हम अभी बताए थे MLT याद रखिएगा, तो M हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद L हो गया यहाँ पर, उसके बाद T हो गया यहाँ पर, समय, T से टाइम, L से लेंथ, M से मास यानी द्रव्यमान, ताप, अब 4 ठो बताए थे, ताप हो गया, धारा हो गया, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। अब देखिए इसमें क्या है, अब पूछेगा कि जो भौतिक राशि लंबाई है इसका एसआई मूल मात्रक क्या है, यानी CGS नहीं, ठीक है, इसका एसआई मात्रक, ठीक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा। तो लंबाई को इंटरनेशनल सिस्टम में यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको किस चीज़ में मापा जाता है। क्या इसको लंबाई को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, लंबाई को तो किलोमीटर में भी मापा जा सकता है दूरी को, लेकिन नहीं, एसआई मात्रक में, एसआई मात्रक यदि कहेगा तो उसमें मीटर होता है, ठीक है। उसी तरह द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है, ग्राम नहीं होता है, क्या होता है, किलोग्राम होता है। उसी तरह समय का मात्रक सेकंड होता है, घंटा या मिनट नहीं होता है, ठीक है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट में ही सेल्सियस, ताप का मात्रक है एसआई मात्रक। ऑप्शन ए में मिलेगा सेल्सियस, बी में मिलेगा फ़ारेनहाइट, सी में मिलेगा केल्विन, डी में मिलेगा इनमें से सभी। तो आप कहिएगा कि ताप को तो केल्विन में भी मापते हैं, सेल्सियस में भी मापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। कोई कहेगा कि नहीं सेल्सियस में ज़्यादा मापते हैं, तो सेल्सियस ही करेक्ट कर देगा। कोई कहेगा तीनों इसका तो मात्रक ही है, तो तीनों करेक्ट कर देगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। लेकिन वहाँ पे भी आप गलत हो जाएगा। कह के आइएगा
कि अरे चलो इसको तो सही कर दिए हैं, इतना नंबर आना ही है, लेकिन घर पे आइएगा आंसर की में आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो चुका होगा और एक क्वेश्चन आपको बहुत सारे कैंडिडेट से पीछे कर देता है। तो इस तरह की परिस्थिति ना आने दीजिएगा, हर चीज़ को समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है। ठीक है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। ठीक है। अब देखिए और इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ रखने वाला याद है, तो याद रखने वाला चीज़ ये है कि इसका संकेत क्या होता है, यानी जो इसका लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हुआ, तो मीटर का आखिर किस चीज़ से सूचित करते हैं, किस चीज़ से इसको इंडिकेट करते हैं? तो मीटर को दे देगा ऑप्शन में, फर्स्ट में एम से, ठीक है, सेकंड में देगा MET, थर्ड में देगा METR, ठीक है, और फोर्थ में दे देगा इस तरह से M। ठीक है। तो याद रखेगा अक्षर पे भी, लेटर पे भी कैपिटल M नहीं होगा, MET नहीं होगा, METR भी नहीं होगा, स्मॉल m होगा। तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको समझा देते हैं। तो देखिए ये जो हम बताए थे MLT, यानी तीनों जो ऊपर में है, इन तीनों का अक्षर क्या होता है? स्मॉल ही होता है। देखिए इन तीनों का अक्षर स्मॉल ही है। मीटर का M भी स्मॉल है। किलोग्राम को kg से डिनोट करते हैं, तो kg कैपिटल में नहीं होता है, kg स्मॉल में ही होता है, किलोग्राम। समय का सेकंड होता है, तो समय का सेकंड को ऑप्शन ए में दे देगा SEC, इस तरह से। ठीक है, स्मॉल में, फिर S बड़ा में EC ऐसे दे देगा, फिर S दे देगा या कैपिटल S दे देगा। तो आपको मालूम तो रहेगा तब ना मारिएगा कि स्मॉल S ही केवल होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसमें कितना अक्षर होता है, किसमें 3 होता है, किसमें 2 होता है, किसमें 1 होता है। यानी मीटर का केवल M रहेगा, वो भी स्मॉल, और यानी तीनों MLT का स्मॉल ही रहेगा। ठीक है। केजी में भी स्मॉल। अब देखिए ताप और विद्युत धारा रहता है, इसका केवल कैपिटल रहता है। ठीक है। ताप का केल्विन का K से स्टार्ट होता है और एम्पियर का A से, तो दोनों का कैपिटल रहता है। केल्विन का K रहेगा और एम्पियर का A रहेगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, पूछ देगा कि विद्युत धारा का संकेत है, विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर, एम्पियर का संकेत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, एग्जाम में रिपीट करता रहता है AMP, यानी एम्पियर। आप इसी को क्लिक कर दीजिएगा, जबकि ये हो जाएगा गलत। तो क्या हो जाएगा इसका, या AMP ऐसे दे देगा, या स्मॉल में AMP दे देगा सेकंड में, थर्ड में दे देगा A, और लास्ट में दे देगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या क्लिक करना है? A, कैपिटल A। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का एम्पियर का A हो गया, कैंडिला जो हो गया ज्योति तीव्रता का मात्रक, इसको हम लोग CD से, इसको भी स्मॉल से, और पदार्थ का परिमाण का स्पेलिंग होता है MOLE। ठीक है, मोल जो इसका मात्रक है, तो MOLE में से E हटा देना है, केवल MOL बच जाता है, यही इसका संकेत है। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट तो हो गया, 7 हैं। कौन कौन है? MLT, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। ठीक है। अब आइए SI के संपूरक मूल मात्रक देखते हैं कि संपूरक मूल मात्रक कौन कौन है। तो वो होता है प्लेन कोण होता है और सॉलिड कोण होता है, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम लोग समतल कोण बोलते हैं, सॉलिड एंगल को हम लोग ठोस कोण बोलते हैं। प्लेन एंगल मतलब एकदम सीधा साधा पृष्ठ रहेगा, एक बुक का पेज हो गया, या कोई वर्गाकार शेप में, स्क्वायर शेप में कोई चीज़ हो गया। और यदि ठोस कोण का बात करें, यानी सॉलिड एंगल का, तो उसमें कुछ न कुछ ठोस रूप का आकृति होगा। जैसे मान लीजिए बर्फ़ का एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, या इसको स्क्वायर मान लीजिए, इसको हम लोग क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, क्यूब यानी घन मान लेते हैं, इस तरह का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2D रहता है, और इसमें 3D या 3D से अधिक रहेगा। यानी 2D कहने का मतलब 2D से हो जाता है, 2 मतलब तो 2 हो गया, और D से हो जाता है डायमेंशनल। डायमेंशनल मतलब डायमेंशन होता है 2 डायमेंशन, और ये 3 डायमेंशन, यानी इसमें 3 बीमा रहेगा। डायमेंशन को बीमा बोलते हैं, और इसमें 2 बीमा रहेगा। बीमा कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे इसमें देखिए लंबाई और इसको चौड़ाई मान लीजिए, यानी L × B। ठीक है। इसमें क्या हो गया, L भी हो गया, B भी हो गया, साथ में यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला, इसको H मानेंगे, यानी इसमें 3 डायमेंशनल आ गया, यानी L × B × H। ठीक है। तो इसमें त्रिविमीय आकृति होती है, किसमें? सॉलिड एंगल में, यानी ठोस कोण में 3 विमीय आकृति होती है। जबकि
ये जो रहता है समतल कोण, इसमें दो विमीय आकृति यानी दो विमा वाला आकृति रहता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसी में एंगल बनता है। तो अब आपको आइए समझाते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए इसके बारे में डिटेल में और आगे आएगा, इस पर फिगर भी बताएंगे, बढ़िया से समझाएंगे। पहले समझ लीजिए कि इसका मात्रक क्या होता है और संकेत क्या होता है। तो एस आई के संपूरक मूल मात्रक कौन कौन है? समतल कोण यानी प्लेन एंगल, समतल यानी प्लेन, ठीक है, और घन कोण यानी सॉलिड एंगल। तो समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और रेडियन को किस चीज़ से संकेत करते हैं? आर ए डी से, स्मॉल आर ए डी से यानी रेड से। और वहीं घन कोण यानी सॉलिड एंगल को स्टेडियन में मापा जाता है, और स्टेडियन को किस चीज़ से सूचित किया जाता है? स्मॉल एस आर से, ठीक है। तो आपको मालूम हो गया होगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं एस आई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम। यानी एस आई का कुछ मात्रक है, पुराना समय में उसका मात्रक कैसे लिखाता था, किस चीज़ से उसको पढ़ते थे, और नए समय में उसको कैसे लिखा जाता है, तो वो चीज़ देख लीजिए। तो आइए थोड़ा इसको ऊपर कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है एस आई के कुछ पुराने मात्रक और नए नाम, ठीक है, उनके नए नाम और संकेत। तो देखिए ताप यानी टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को पुराना समय में क्या डिग्री सेंटीग्रेड लिखा जाता था, लेकिन वही अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड की जगह डिग्री सेल्सियस, यानी पहले सेंटीग्रेड था, अब इसको क्या कर दिया गया? सेल्सियस कर दिया गया, ठीक है। उसी तरह आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी है, इसको कंपन प्रति सेकंड यानी CPS, कंपन पर सेकंड, पुराना नाम इसका था, लेकिन अब नया में आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। HZ इसको सूचित किया जाता है, HZ से। उसी तरह ज्योति तीव्रता को, इसको कैसे मापते थे? तो कैंडेला शक्ति में, यानी कैंडेला पावर, ठीक है। कैंडेला शक्ति को इंग्लिश में कैंडेला पावर बोलेंगे। पुराना नाम था ये, लेकिन नया नाम क्या हो गया? केवल कैंडेला हो गया, शक्ति हटा दिया गया। और इसको पहले CP से डिनोट करते थे कैंडेला पावर, अब केवल CD से यानी कैंडेला से, ठीक है। उसी तरह जो डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको पुराना में भी डिग्री C ही लिखा जाता था, और नया में भी डिग्री C ही लिखा जाता है, लेकिन पढ़ा जाता है नया वाला में डिग्री सेल्सियस और पुराना वाला में डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं जो संपूरक मूल मात्रक देखे थे उनका थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे देखे थे ना, ये समतल कोण और घन कोण, तो रेडियन होता है और घन कोण का स्टेरेडियन होता है। SR से सूचित किया जाता है। समतल कोण का रेडियन जो होता है, तो रेडियन को रेड से सूचित करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में समतलीय कोण, तो अभी हमने बताया था समतल कोण में 2 ठो बीमा रहता है, आप समझ गए होंगे। और जो ठोस कोण रहता है, इसमें 3 ठो बीमा रहता है, यानी 3 डायमेंशनल रहता है। तो देखिए समतल कोण, इसमें क्या कहा? समतलीय कोण डेल्टा थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई DS एवं इसकी त्रिज्या R का अनुपात होता है। अर्थात डेल्टा थीटा बराबर DS/R दिया है। R क्या है? इसका त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा S/R। तो अब देखिए ये क्या होता है, इसमें हम बताए थे कि 2 बीमा होता है केवल, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आँख का आपका एंगल कैसा बनेगा? इस तरह का कुछ बनेगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है, यहाँ पर केंद्र हो गया, आँख जहाँ से आप देख रहे हैं वहाँ पर केंद्र हो गया। तो कुछ ना कुछ तो इसके बीच में एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा, तो ये एक 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल में क्या होता है? आप जो मेंसुरेशन पढ़े होंगे क्षेत्रमिति मैथ में, तो आप 2D फिगर और 3D फिगर पढ़े होंगे। तो 2D में आ जाता है क्या क्या? वर्ग आता है, ठीक है, आयत आता है, वृत्त आता है। लेकिन 3D में क्या आता है? गोला आ जाता है, ठीक है, गोला यानी स्फीयर जिसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है बेलन आ जाता है, यानी सिलेंडर आ जाता है। उसके बाद शंकु आ जाता है। तो ये सब 3 डायमेंशनल है, ठीक है। ये शंकु को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और ये 2 डायमेंशनल में वृत्त आ गया यानी सर्किल, स्क्वायर यानी वर्ग, और आयत यानी रेक्टेंगल। ये सब 2 डायमेंशनल है। केवल लंबाई चौड़ाई इसमें रहेगा, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो आइए देख लेते हैं। तो समतलीय कोण, तो इसमें क्या होता है? अभी जो हम बताए थे आपको, यहाँ से आप प्रेक्षण कर रहे हैं, अपनी आँख द्वारा किसी चीज़ को देख रहे हैं, और इस तरह का एंगल बन रहा है, इस वस्तु पर एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई एंगल बनेगा।
तो अब देखिए इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा थीटा बोलते हैं, ठीक है, क्या डेल्टा थीटा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू होता है, ये जो है ये यहाँ से एंगल है, ये एक इस तरह से चारों तरफ से वृत्त रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो वृत्त का भाग हो गया, वृत्त का सर्किल का जो भाग हो गया यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग चाप बोलते हैं, चाप बोलते हैं ना, या आर्क बोल लीजिए, ठीक है। तो इसका जो आर्क का लंबाई हो गया, यानी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच भी तो कुछ ना कुछ लंबाई होगा, तो ये चाप की लंबाई, और यहाँ से यहाँ ये जो केंद्र मान लीजिए आपके आँख को, तो इस पूरे सर्किल का वृत्त का यहाँ से यहाँ किसी भी परिधि पर, केंद्र से वृत्त के किसी भी परिधि पर कोई लाइन खींचा जाए तो वो क्या हो जाता है, उसका त्रिज्या हो जाता है, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, यानी ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया ये जो डेल्टा थीटा है, इस ये क्या होता है, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई और बट्टा में दूरी, यानी दूरी क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो बट्टा में आर आ जाता है, ठीक है। तो चाप की लंबाई को हम लोग किस चीज़ से, डी एस से सूचित करते हैं, डेल्टा एस से। तो डेल्टा एस हो गया डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, ठीक है। तो इसको डेल्टा एस पढ़ेंगे तो वही हो गया, इसको एस के जगह पर एल भी ले सकते हैं, ये जो चाप की लंबाई है, ठीक है। अपना अपना सोचने का तजुर्बा है, तो एल भी इसको कह सकते हैं एस के जगह। तो ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें जनरली क्या होता है, एक ये लंबाई होता है, ये भी तो आ रही है, कहीं भी आप खींच दीजिएगा तो आ रही होगा, लेकिन ये क्या एंगल इसी पर बन रहा है, तो ये आर हो गया, तो ये अनुपात होता है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, देखिए ऊपर में ये चाप की लंबाई है, ठीक है। तो चाप की लंबाई ऊपर है, तो इसको भी किस चीज़ में लंबाई को मापेंगे, एल से ही मापेंगे। और नीचे में भी क्या है, ये आर है, आर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आर जो त्रिज्या है, इसका कुछ ना कुछ दूरी ही है, तो दूरी को किस चीज़ में मापेंगे, इसको भी एल में मापेंगे, एल एल कट जाएगा, ये रेशियो, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, तो इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो मात्रक बोल रहे हैं, सॉरी, बीमा इसका कुछ नहीं होता। बीमा यदि पूछे कि इसका क्या होगा, तो बीमा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मात्रक तो इसका होता ही है, समतल कोण का क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग डेल्टा एस बाई आर या डेल्टा एल बाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आगे ठोस कोण के बारे में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जिस तरह से उसमें आप केवल 2 बीमा वाले पे बना लिए थे, इसमें 3 या 4 मतलब आपको लगेगा। देखिए 3 मतलब मान के चलिए, तो देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और क्या कहने का मतलब, इसमें सरफेस अलग अलग बन सकता है, लेकिन बीमा जनरली 3 रहेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए आप यहाँ से परीक्षण कर रहे हैं, अपनी आँख से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो देखिए इसमें एक कागज़ के टुकड़े को ले लीजिए, या कोई स्क्वायर शेप में ले लीजिए चीज़, या रोम्बस शेप में ही ले लीजिए। तो देखिए रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज, तो इस शेप में ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं, तो इस वाला भाग पे देखिएगा, ये वाला जो भाग है यहाँ पे, तो यहाँ से आपका एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। दूसरा चीज़ जो ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर भी तो यहाँ से कुछ लाइनिंग बनेगा, यहाँ से बनेगा ना, जो ये वाला भाग है इस पर भी बनेगा, ठीक है। तो इस पर भी बन जाएगा, यहाँ वाला जो भाग है, ये वाला भाग इस पर भी बनेगा, ठीक है। यानी कुछ इस तरह का, मतलब ये शेप आगे इस लाइन को बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। और ये पूरा का पूरा एक सर्किल हो जाएगा, ठीक है। ये फिगर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है तो समझिएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया, देख लीजिए फिगर थोड़ा हमारा टेढ़ा बन गया है, कुछ इस तरह का शेप हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, यानी ये क्या है,
एक सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये मतलब सॉलिड नहीं है, लेकिन मतलब क्या हो गया, ये सॉलिड कहने का मतलब घन टाइप का नहीं है, लेकिन ये घन बन जाता है, आपको देखने से मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन ये जो है पूरा ये वृत्त नहीं है, ये भी क्या है, ये वृत्त तो 2 डायमेंशनल में, तो ये तो 3D है, 3D में स्फीयर आएगा यानी गोला आएगा, तो ये एक गोला रहता है, यानी गोला कहने का मतलब ये फिगर इस तरह बनाया है, लेकिन ये इस तरह का है, ठीक है। लेकिन ये लाइनिंग हम इसमें नहीं दर्शाएं ताकि आपको फिगर क्लियर दिख सके, ठीक है। तो ये गोले के अंदर से आप देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, तो यहाँ से देखने के बाद आपको कुछ इस तरह का फिगर क्रिएट होगा, ठीक है। फिर आपको इस भाग पे देख रहे हैं तब ना ये वाला फिगर क्रिएट होगा। यदि ये भाग पे देख रहे हैं तो एक तो ये क्रिएट होगा, दूसरा ये वाला भी क्रिएट होगा, ठीक है। तीसरा जो होगा यहाँ से देखिएगा तो इस पे भी क्रिएट होगा। तो इस तरह से ये जो गोला का आखिरी भाग है इस पर होगा क्रिएट। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसको डेल्टा ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलता है, डेल्टा ओमेगा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ओम इसको मत समझ लीजिएगा, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बोलेंगे। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो अब देखिए ये जो है इसको हम लोग देखिए यहाँ से ना गुजर रहा है, इस चीज़ से, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका तो कुछ ना कुछ एरिया होगा ना, एरिया होगा। तो एरिया को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए लेकिन इसमें जो इसका दूरी है मतलब 2D जैसा नहीं है, सीधे ये क्या है 3D है। तो ये दूरी जो है बटा में आ जाएगा, इसका भी बटा में, यानी इसको r² लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही आ जाता है। यदि डेल्टा ओमेगा बराबर कहिएगा क्या होगा, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एरिया बटा में r² यानी दूरी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहीं से फार्मूला जनरेट होता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। तो देखिए ठोस कोण के बारे में, ठोस कोण डेल्टा ओमेगा चित्रानुसार शीर्ष ओ केंद्र की भांति, ये ओ केंद्र जो है यहाँ से आपको आँख मान लीजिए, यहाँ से आप देख रहे हैं केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः यानी चारों ओर, ये चारों ओर, ठीक है, चारों ओर परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ है यानी गोला का ये भाग है, इधर से यहाँ वाला कट करके हटा दिया गया है, केवल ये वाला दिख रहा है, जिस पर केंद्र ओ से यहाँ पर ये क्रिएट किया गया है लाइनिंग, ठीक है। तो इसी में यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, एक पृष्ठ रख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस पृष्ठ का जो है यहाँ से आप देखिएगा तो इस पृष्ठ पर कुछ तो मतलब पृष्ठ ढक लेगा क्षेत्र को, तो उस क्षेत्र को ढक लेगा, तो इधर वाला क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, छाया बन जाएगा यानी शैडो बन जाएगा, ठीक है। तो जो शैडो बन जाएगा तो इसके बगल से प्रकाश निकलेगा आपका, लाइट मतलब आँख की जगह पर लाइट ही मतलब रख दीजिए, तो प्रकाश बाहर से निकल जाएगा और यहाँ पर शैडो क्षेत्र बनेगा। तो इसी शैडो क्षेत्र को हम लोग इससे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि शीर्ष ओ केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र यानी जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, DA, यही ना DA हो गया, यहाँ से यहाँ वाला भाग इसको DA कहा है, DA तथा त्रिज्या R, ये जो त्रिज्या है R, ठीक है, के वर्ग का अनुपात होता है, यानी ये वाला जो क्षेत्र हो गया, अब से इसको समझ लीजिए, ये वाला अवरोधन क्षेत्र हो रहा है, यहीं पर शैडो बन रहा है, अवरोध पैदा हो रहा है, अवरोधन क्षेत्र ये क्या है, DA है, यानी डेल्टा एरिया हो गया। तो इसका रेशियो और ये जो त्रिज्या बन रहा है इसका रेशियो का स्क्वायर का ये अनुपात होता है, ठीक है। तो वही होता है डेल्टा ओमेगा इक्वल टू DA/r²। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अभी हमने बताया था कि लंबाई का मीटर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो उसके सहायता से बना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। तो वैसे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन सभी को ही हम लोग व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। अब आइए आगे देख लेते हैं। खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी
यानी जो भी खगोलीय दूरी होता है आकाशीय पिंड उनके बीच की जो दूरी मापी जाती है उसको किस चीज़ में मापा जाता है, किलोमीटर में या मीटर में, तो उसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है, प्रकाश का चाल क्या होता है, हमेशा एक समान होता है। प्रकाश वर्ष क्या है, किस चीज़ का मात्रक है, प्रकाश का, लाइट का मात्रक है, नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, वो भी कैसी दूरी का, खगोलीय दूरी का मात्रक है। अब ध्यान रखने वाला बात है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एग्जाम में पूछ देता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 या 15 बोलिए मीटर होता है। ठीक है, लेकिन वही पूछ दिया कि यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे देगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, आप रटे हैं 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15, और एग्जाम में आइएगा फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा आपको 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 और उसके बाद किलोमीटर लिख देगा। आप मार्क कीजिएगा, यही लास्ट में दिया रहेगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, फोर्थ में आया, थर्ड में आप यहीं पर क्लिक कर दिए। तो इसका यूनिट भी देखना है कि मीटर है कि किलोमीटर है। ठीक है, मीटर में रहेगा तो 15 हो जाएगा, वहीं किलोमीटर में आएगा तो किलोमीटर में 1000 हो जाएगा। मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो क्या होता है, 1000 का डिफरेंस रहता है ना, तो वही 1000 का जो 3 ठो जीरो है ये इससे 15 से कम हो जाता है, तो 15 में से 3 हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12। तो यदि किलोमीटर में एक प्रकाश वर्ष पूछेगा तो हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन मीटर में 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या है, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक, एकदम मज़ा आने वाला है, सारा चीज़ आप समझेंगे। प्रफिक्स सफिक्स क्या होता है उसका सिंबल भी देखेंगे। तो 10 का जो घात रहता है। अब आइए देखते हैं दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। खगोलीय दूरी को किस में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। लेकिन दूरी मापल जाता है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर पूछेगा कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और 3.26 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 3.08 गुणे 10 के पावर 16 मीटर का बराबर होता है। अर्थात बोले तो एक पारसेक बराबर कितना मीटर, तो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, VVI इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछता है जनरली एग्जाम में पूछता रहता है। अब देखिए यहाँ आ गया ही जिस चीज़ का हमने जिक्र किया था, बल की CGS पद्धति में मात्रक क्या है, डाइन है, और SI पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन है। आ गया ना बात। अब देखिए आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि बल का मात्रक है, आपसे पूछेगा कि CGS पद्धति में क्या मात्रक है, तो आप मार्क आइएगा न्यूटन। पूछेगा SI पद्धति में बल का मात्रक क्या है, मार्क आइएगा डाइन। तो क्या हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा फाइन। ठीक है, तो चलिए हंसने वाला बात नहीं है, लेकिन वही है कि आप समझ ही रहे होंगे कि उल्टा कर दीजिएगा लेकिन आपको लगेगा कि सीधा ही करके आए हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो देखिए बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। CGS बोले तो C से सेंटी, G से ग्राम, S से सेकंड, यानी सेंटीग्राम सेकंड पद्धति यानी सिस्टम में मात्रक क्या होता है, यूनिट बल का, फोर्स का, डाइन होता है। वही इंटरनेशनल सिस्टम में कितना होता है, SI पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन। वही पूछ दिया कि इसको पलट के पूछ दिया, आप रटे हैं 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन। पूछ दिया कि 1 डाइन बराबर कितना होता है, 1 डाइन बराबर कितना होता है, आप मार के आ जाइएगा 10 के पावर 5 न्यूटन, नहीं तो 10 इनवर्स 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उधर से आइएगा इधर, तो ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। तो पलट के सवाल भी पूछ लीजिएगा और आप कहिएगा कि नहीं हम तो सही करके ही आए हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्ग होता है। कार्य का CGS पद्धति में क्या होता है, सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक इसका कार्य का अर्ग होता है, जबकि SI पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। वही क्रिया प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होता है। पूछ देगा कि 1 अर्ग बराबर क्या होता है, 1 अर्ग बराबर तो ये हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग, तो 1 अर्ग बराबर कितना, 10 के पावर -7 जूल हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे देख लेते हैं 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक, यानी कोई भी चीज़ है, डाटा है, आपको देता है 10⁻⁹, 10⁻⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁶, पूछ लेता है ये क्या है, चाहे पूछ देगा कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या, 1 नैनो फैराड बराबर क्या, ठीक है, यूनिट कुछ भी लगा दे, फैराड लगा देगा, मीटर लगा देगा, कुछ भी लगा देगा, लेकिन आपको ये जरूर रहेगा, नैनो रहेगा, पीको रहेगा, टेरा रहेगा, योटो रहेगा, कुछ भी रहेगा, टेरा रहेगा। तो आपको समझना है कि 10 का कितना घात को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, वो चीज़ों को समझना है, एग्जाम में क्वेश्चन कर ही लिया करता है। तो देखिए 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक यानी सिंबल्स फॉर वेरियस पावर ऑफ 10, भौतिकी में, फिजिक्स में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घात को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है, ठीक है। तो मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलोमीटर आप तो रटे होंगे, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग प्लस वाला देखेंगे, माइनस वाला नहीं। प्लस वाला देखेंगे 10 के पावर 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। इधर भी वही है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहले एक बार इसको देख लीजिए। 10 के पावर 1 को डेका कहते हैं, 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं। अब देखिए 10 के पावर 3 को पूछेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर 3 मीटर मारिएगा। वही कहेगा 1 किलो फर्मी बराबर, पूछ देगा यदि मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, 10 के पावर 3 फर्मी मारिएगा, यानी साइड में कुछ भी लगा दे, लेकिन किलो, मेगा ये सब रहेगा ही, ठीक है। देखिए 10 के पावर 6 को हम लोग मेगा बोलते हैं, 10 के पावर 9 को गीगा बोलते हैं, या जीगा या गीगा कुछ भी कहिए। 10 के पावर 12 को टेरा बोलते हैं, 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर 18 को एक्सा, 10 के पावर 21 को जेटा और 10 के पावर 24 को योटा। उसी तरह 10 के पावर -1 को इधर 10 के पावर 1 को डेका, 10 के पावर -1 को डेसी, 10 के पावर 2 को हेक्टो, 10 के पावर -2 को सेंटी, 10 के पावर 3 को किलो, 10 के पावर -3 को मिली। इस तरह से 10 के पावर -6 को माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 यूनिवर्स 12 को पिको, 10 यूनिवर्स 15 को फेमटो, 10 यूनिवर्स 18 को एटो, 10 यूनिवर्स 21 को जेप्टो और 10 यूनिवर्स 24 को योक्टो। तो देखिए अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, बात सवाल उठता है ये। तो देखिए एक तो इसका संकेत यदि पूछ दिया तो संकेत याद रखने के लिए भी आप याद रख सकते हैं कि यदि प्लस वाला पूछेगा तो ज़्यादातर इसका अक्षर कैपिटल में ही रहेगा, ठीक है। कुछ जो होता है स्मॉल में रहता है, ठीक है। और स्मॉल में कौन रहता है ये भी ध्यान रखिएगा, 1 से 3 वाला रहता है, बाकी सब इसका अक्षर कैपिटल में ही रहेगा। अब देखिए 10 के पावर 3 से, 10 के पावर 2 से 10 के पावर 1 स्मॉल यदि आ गया तो इससे नीचे जाइएगा तो माइनस में लगता चला जाएगा। 10 यूनिवर्स 24 यानी उससे भी कम, बहुत कम हो गया। 10 यूनिवर्स 1 यानी ये थोड़ा कम हुआ, इससे ज़्यादा कम होते गया ये इधर, मतलब 10 यूनिवर्स 24 तक गया तो ये तो और मतलब छोटा होते गया, तो छोटा होते गया तो यानी सब का सब स्मॉल लेटर में रहेगा, ठीक है। देखिए योटा को कैपिटल वाई से, योक्टो को माइनस लग गया तो स्मॉल वाई से, जेटा को कैपिटल जेड से, जेप्टो को स्मॉल जेड से, एक्सा को कैपिटल ई से, इसको ए से स्मॉल से, इसको पी से, इसको स्मॉल एफ से, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल पी है पेटा और यहाँ पिको को स्मॉल पी है, तो ये ध्यान रखने वाला चीज़ है। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा इसको याद कैसे करेंगे वो चीज़ है। तो अब देखिए एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो पावर प्लस वाला रहेगा इधर माइनस वाला है, इधर माइनस वाला है, ठीक, इधर है आपका प्लस में, ठीक है, और इधर है आपका माइनस वाला, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर दें, इधर प्लस वाला हो गया इस साइड में माइनस वाला हो गया। तो माइनस में जो भी नाम है सबका, इसको छोड़ दीजिए लास्ट वाला नीचे का 3 ठो और इसको, ठीक है। तो लगभग ज़्यादा का इधर वाला लास्ट में क्या निकलता है, ओ, ठीक है, यानी हिंदी में पढ़िए ओ, ठीक है। और इधर क्या उच्चारण निकलता है आ, ठीक है। देखिए मेगा आ रहा है,
गीगा आ रहा है, टेरा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एक्सा, जेटा, योटा आ रहा है, यानी उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे तो प्रत्यय इसका आ आएगा। ठीक है, यो टो नहीं आएगा। देखिए ओ इधर है, अब देखिए इसको माइक्रो ओ, नैनो ओ, पिको ओ, फेमटो ओ, एटो ओ, जेप्टो ओ, योक्टो ओ, यानी कहने का तात्पर्य नीचे वाला ये 3 ठो छोड़ दीजिए तो बाकी सब जो ना है एक तो आप ऐसे माइंड सेट कर सकते हैं कि माइनस वाला में रहेगा तो उसमें ओ आएगा लास्ट में, और प्लस वाला यदि रहेगा कब, यदि 10 के पावर 3 से या 10 के पावर -3 से ऊपर है तब, तो माइनस वाला रहेगा तो आ आएगा उच्चारण, और प्लस वाला रहेगा तो माइनस वाला रहेगा तो ओ आएगा, और प्लस वाला रहेगा तो आ आएगा उच्चारण। ठीक है, अब देखिए माइक्रो, अब ऐसे याद रखें मेगा माइक्रो, मेगा माइक्रो, इस तरह से याद रखें मेगा माइक्रो। तो मेगा हो गया 10 के पावर 6, माइक्रो हो गया 10 के पावर -6। गीगा नैनो, गीगा नैनो, मेगा माइक्रो, गीगा नैनो, टेरा, पिको, पेटा, फेमटो, एक्सा, एटो, जेटा, जेप्टो, योटा, योक्टो। नहीं याद कर सकते हैं योटा यानी योक्टो, एगो याद कर लीजिएगा योटा, 10 के पावर 24 तो आ है तो इधर ओ वाला आएगा योक्टो। ठीक है, योटा, योक्टो, इधर -24 हो गया। जेटा, जेप्टो, इधर 21 याद कर लिए तो इधर -21। एक्सा, एटो, ठीक है, तो 18 हो गया, इधर -18 हो गया। पेटा, फेमटो, ठीक है, अब टेरा हो गया और पिको हो गया, तो इधर थोड़ा ध्यान देना है, टेरा 10 के पावर 12 को और पिको 10 के पावर -12 को। गीगा नैनो, तो गीगा हो गया 10 के पावर 9 और नैनो हो गया 10 के पावर -9। उसी तरह मेगा माइक्रो, तो मेगा हो गया 10 के पावर 6 और माइक्रो हो गया 10 के पावर -6। ठीक है, और माइक्रो को हम लोग माइक्रो से मतलब इस तरह से म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं वीमा। वीमा क्या होता है, तो डायमेंशन अभी हम थोड़ा सा बताए थे, तो आइए देख लेते हैं। डायमेंशन किसी भौतिक राशि की विमाएँ उन घातों को कहते हैं जिन्हें, उन घात यानी पावर को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। यानी जो मूल राशि बेसिक क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, उसके ऊपर जो घात के रूप में चढ़ाया जाता है उसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूरी हो गया, वेग हो गया, चाल हो गया, तो वेग का अभी हम बताए थे कि MLT 3 चीज़ डायमेंशन निकालने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो देखिए जिससे वेग हो गया, तो वेग का यहाँ पर दिया भी है, तो वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बराबर या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही ना होता है। तो दूरी को किस चीज़ में मापते हैं, दूरी क्या हो गया, दूरी हो गया ये लेंथ हो गया यानी, और ये हो गया समय यानी ये टाइम हो गया। ठीक है, बट्टा में है यानी अनुपात, मतलब इसके नीचे में है। ठीक है, अब देखिए तो m इसमें है नहीं है। ठीक है, m तो इसमें नहीं है यानी द्रव्यमान नहीं है, लेकिन दूरी है l है इसमें। ठीक है, यहाँ पर दूरी है चाल का, और समय भी है, समय भी है। ठीक है, तो अब देखिए m कुछ भी नहीं है, तो इसको फिर से मिटा देते हैं, यहाँ पर बताते हैं। देखिए तो यहाँ पे l और t दोनों है, लेकिन m यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो MLT, तो दूरी वेग का यदि पूछेगा आपका बीमा क्या होगा, तो m कुछ नहीं है तो m 0 हो गया। l क्या है, तो l है। ठीक है, तो l को रहने देंगे। t भी है तो t को रहने देंगे, लेकिन t बट्टा में है, तो जैसे ही बट्टा में रहता है, जैसे आप लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड या मीटर बट्टा में सेकंड। ठीक है, तो इसको मीटर सेकंड यूनिवर्स लिखते हैं ना इस तरह से, यानी बटा यहाँ से हट के जो पर लगा है ये बटा लगा है ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पर माइनस में हो जाता है। इस तरह से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड इसको कहते हैं, या मीटर सेकंड यूनिवर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह MLT, और यहाँ पर बटा में t है तो ये क्या हो जाएगा MLT यूनिवर्स। ठीक है, इसी तरह किसी भी बीमा का आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब देखिए M0LT यूनिवर्स। अब देखिए यहाँ पर पहले में ही तालिका में दिया विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा, भौतिक राशि और बीमा सूत्र। देखिए वेग और चाल का क्या आ गया, M0LT यूनिवर्स, वही चीज़ है ना। इसी तरह से त्वरण, बल, किसी चीज़ का आप निकाल सकते हैं आसानी से।
चलिए अब आगे देख लेते हैं, पूरा लिस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे हम जो चीज़ है उसको देख सकते हैं। देखिए वही चीज़ है यहाँ पर, वेग बराबर दूरी बटा समय L/T, और L हो गया और T यूनिवर्स, M कुछ भी नहीं है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं M0L T यूनिवर्स, ठीक है। अब देखिए विमीय सूत्र, देखिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला, वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, यानी कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें किस प्रकार से एडजस्टमेंट हुआ है, समाविष्ट हुआ है, उसमें एडजस्टेबल हुआ है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे कार्य का विमीय सूत्र ml² T यूनिवर्स 2, ml² T यूनिवर्स 2 होता है, ठीक है। तो यही होता है विमीय सूत्र। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका है गति यानी मोशन, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।